हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 9th एंड 10th ऑफ जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डिसेबल द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई फाउंड इट, आई मीन, नो यूज़ ऑफ इट। आपको बोला जाता है कि आप आंसर करें बट यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दोज पीपल हु आर सीरियसली, मतलब जिनको कम समय में ज़्यादा चाहिए मटेरियल और कंपाइलेशन जिनको चाहिए, ठीक है, पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस। और बाकी फॉर माई ओन हैप्पीनेस बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट्स मेक्स मी हैप्पी। और अगर जिस दिन नहीं बनता है वीडियो तो मुझे ठीक से भी नींद नहीं आती, तो दिस इज़ फॉर मी एंड सिंसियर पीपल ओनली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेती हैं जो AIR की न्यूज़ है, न्यूज़ ऑन AIR। तो यहाँ पे मैंगो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आज भी ये न्यूज़ में है। अभी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो उनको मैंगो गिफ्ट के लिए बोला है कि इट इज़ अ थॉटफुल जेस्चर। और काफ़ी सारे, मतलब जो स्टेट हैं इंडियन स्टेट, जैसे मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, तो इनको भी यहाँ पे मैंगो सेंड किए गए हैं। और मेनली एक मैंगो की वैरायटी होती है हरीभंगा, तो एक स्पेशल वैरायटी होती है मैंगो ग्रोन मोस्टली इन द रंगपुर एरिया ऑफ बांग्लादेश। बाकी जो मेन हेडलाइंस है वो यही है कि इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद इसराइल। डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम और ज़्यादा डीपेंड कर रहे हैं इसराइल के साथ। जॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ NRAI पवन सिंह सेलेक्टेड एज फर्स्ट एवर इंडियन जूर फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक गेम्स। एंड जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने अरेस्ट किए हैं एन एक्टिव टेररिस्ट ऑफ बैंड टेरर आउटफिट LET एंड रिकवर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है। और बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है कि जो रशियन काउंटर पार्ट है सेर्गेई लावरोव, मॉस्को में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ चाइना हिट बाय फ्लड्स एंड मड स्लाइड्स आफ्टर राउंड ऑफ टोरेंशियल रेन्स। एंड जायंट पांडा आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज इन डेंजर। तो ये चाइना कह रहा है, लेकिन ये क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। तो हम मेन जो है रेल कार्गो मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल गेट्स बिग बूस्ट। तो एक बार आप यहाँ से इनको टैप करके आप देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या इसमें न्यूज़ है, अगर आप और ज़्यादा स्टडी इनके बारे में थोड़ा बहुत करना चाहते हो। तो ये है कि ये ट्रेन क्या करेंगी, ये कार्गो ऑपरेट्स इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स, स्पेशल फ्राइट ट्रेन ऑपरेटर्स, यहाँ पे ये सब होंगे। और इंडिया और नेपाल ने साइन किया था LOE, दैट इज नोन एज लेटर ऑफ एक्सचेंज टू इंडिया एंड नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट, 2004 में हमने किया है, ठीक है, 28 जून दिस ईयर। इट कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे आफ्टर द फॉर्मल एक्सचेंज साइंड कॉपीज ऑफ LOE। तो ये हम दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ है। और रेलवे कंपनी क्या करेंगी, ऑथराइज होंगी टू कैरी नेपाल बाउंड फ्रेट ओवर द इंडियन रेलवे नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं हम आज के पेपर की, दैट इज 10th ऑफ जुलाई। विल नॉट कंपेल। तो अभी जो CCI का प्रोब था, CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जितना भी, मतलब इंडिया में जो जितने कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं या फिर कोई भी हाउसेस होते हैं, तो उनको क्या करती है, एक फेयर कंपटीशन को एक बैलेंस बना के रखने का काम करती है। तो एक बार हम देख लेंगे CCI के बारे में, जो स्टैटिक पार्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्होंने बोला है व्हाट्सएप का जो स्टैंड है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। पहले ये स्टैंड था व्हाट्सएप का कि हम क्या नहीं करेंगे, हम users of instant messaging platform would not be compelled to sign up for the new privacy policy, ठीक है। अभी इन्होंने ये बोला है, तो मतलब जो अपडेट आता है ना व्हाट्सएप पे कि आपको ये एक्सेप्ट करने होंगे, इसके बाद ही आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो व्हाट्सएप की। तो अभी ये बोला गया है कि वी विल कंटिन्यू टू डिस्प्ले आवर अपडेट्स, हम जो अपने अपडेट्स हैं उनको डिस्प्ले करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। पीपल हु हैव नॉट एक्सेप्टेड, we will display the update whenever a user chooses relevant optional features like when a user communicates with a business receiving support from Facebook। तो ये बोला गया है। और ये है कि हम जो है इसको लिमिट नहीं करेंगे जब तक अभी कंट्री में आपके क्या नहीं होता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो इफेक्ट में नहीं आता है। इट विल मेंटेन दिस अप्रोच एटलीस्ट, जब वो बिल पास होगा उसके बाद तक, तब तक हम क्या करेंगे, इसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। देन
ये सारे वही है। व्हाट्सएप अकाउंट सेव फॉर नाउ, है ना। तो व्हाट्सएप के अगर यूज़र की बात करें इंडिया में तो 53 करोड़ यूज़र्स हैं, और हैड इन्फॉर्म पर्सनल अकाउंट यूज़र्स अर्लियर दिस ईयर दैट दे had until February 8 to accept the new terms and condition और delete their accounts, है ना। तो ये था अर्लियर जो पहले का जो डिसीजन था। और आफ्टर जब जितने भी जो प्रिवेसी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, यूजर्स ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर कंपनी ने बोला कि वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं रोल आउट ऑफ द न्यू पॉलिसी टू May 15, बट वुड नॉट एक्सटेंड इट बियॉन्ड दैट, है ना। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने व्हाट्सएप को रिटर्न मेल भेजी 1 जनवरी दैन इन मई, और ये बोला कि न्यू पॉलिसी को रोल बैक करना ज़रूरी है। जो ईरान के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया उनकी स्वेरिंग इन इवेंट में। 5 अगस्त को होगा, एंड इंसिडेंटली अगस्त 5 क्या है, मार्क्स है, इट्स अ सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विच ईरान हैड प्रोटेस्टेड, है ना। और इसके अलावा यूज़फुल डिस्कशन हुआ रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ पे। ईरानियन जो फॉरेन आई एम रियली सॉरी, global issues with Iranian Foreign Minister Javed Zarif. It is learned that the evolving situation in Afghanistan figured prominently in the talks, and that the two ministers deliberated on the situation in the Gulf region. तो गल्फ रीजन और जो वियना टॉक्स है उसको रिवाइव करना, ईरान की न्यूक्लियर डील पे बात करना, छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना। और ईरान जो है अभी, ईरान रशिया के साथ मिलके अभी जब से यूएस ने अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स का विड्रॉल कर लिया है, तो वहाँ पे रशिया के साथ वो बातचीत कर रहा है अफ़गान पीस प्रोसेस को लेकर, ठीक है। और सितंबर विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान बाय सितंबर 11। तो देख लेते हैं और क्या न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट। UAPA केस दैट फेल 11 years लेटर, कोर्ट सेज नो एविडेंस टू प्रूव टेरर लिंक्स, ठीक है। तो बशर अहमद एट श्रीनगर आफ्टर एक्विटल, तो ये 43 year old और 11 years तक मतलब ये कोर्ट में ही रहे। और ये बोला गया है कि इन पे चार्जेस लगे थे, जो आईपीसी का सेक्शन 120B है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्स्पिरेंसी अपार्ट फ्रॉम टेरर चार्जेस अंडर यूएपीए, ठीक है। तो ये इन पे क्लेम लगा था एटीएस का कि अहमद के जो कांस्टेंट टच में है हिजबुल हैंडलर्स के, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी बेस्ड कमांडर सैयद सलाहुद्दीन एंड बिलाल अहमद शेरा, हु कॉन्टिन्यू टू बी लिस्टेड एज एब्सकॉन्डर, है ना। लेकिन जब आपने बोला चार्जेस लगाए एटीएस के द्वारा, तो आपको प्रूव भी वो करने चाहिए ना, लेकिन कोई भी यहाँ पे एविडेंस नहीं प्रूव कर पाया। और ये बोला गया कि नो इंडिविजुअल कैन बी डिक्लेयर्ड गिल्टी सिंपली ऑन बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग सोशल फेयर, एनार्की एंड पैनिक एंड कंसर्न फॉर सोसाइटी, ठीक है। और नेक्स्ट, पीएम टेक्स स्टॉक ऑफ टू रेडीनेस, और ऑक्सीजन ऑग्यूमेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे देख लेते हैं द क्लासरूम टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं हम, राजीव महर्षि एंड मनीष सब्रेवाल ने आर्टिकल लिखा है। और ये लोग कौन है, महर्षि जो है वो फॉर्मर सिविल सर्वेंट है राजीव महर्षि, एंड सब्रेवाल इज़ अ को फाउंडर टीम लीज सर्विसेज। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोविड रेन फोर्सेज इम्पॉर्टेंस ऑफ फिक्सिंग और फेलिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, वी मस्ट नॉट फेल आवर चिल्ड्रन। अभी अगर बात करें इंडियन चिल्ड्रन की, इंडिया के जो मेनली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, कुछ जैसे हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ प्राइवेट स्कूल में। तो जो गवर्नमेंट स्कूल का प्रपोर्शन है वो 45% डिक्लाइन हुआ है, 45%, एंड दिस नंबर इज़ 85%, ठीक है। यूएस की, ये तो इंडिया की बात है, इंडिया में 45% है गवर्नमेंट में, एंड यूएसए में कितना, 85%, एंड 90% कितना, इंग्लैंड में, ठीक है। 90% जो है इंग्लैंड में, और जापान में आपका 95%। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू लीडरशिप जो है, तो इनको इस ट्रेजेडी से डील करना होगा, बिकॉज यहाँ पे सब लोग किस लिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, फ्री एंड रेगुलर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इसको रिवाइव करने की एक अपॉर्चुनिटी है, और ये स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये जो डिक्लाइन हो रहा है इनरोलमेंट में, और डिस्पाइट हायर टीचर सैलरी, मतलब आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स होते हैं वो जैसे उनको
अपॉइंट किया जाता है 18,000 पर मंथ मिलते हैं उनको, 20,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 40,000 या फिर 50,000 सैलरी। अगर एक नॉर्मल सा कहीं टाउन रहता है तो वहाँ पे इतनी रहती है। और गवर्नमेंट टीचर को लाख लाख तक सैलरी मिल रही है, ठीक है, काफ़ी उनका पैकेज भी अच्छा होता है और टीचर की क्वालिफिकेशन भी बहुत हाई होती है। गवर्नमेंट भी स्पेंड उन पर बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है ना, क्या उसके रीज़न है? यही है क्योंकि सब क्वालिटी की वजह से कहाँ भाग रहे, प्राइवेट सेगमेंट की ओर भाग रहे। Policy is choice not fate. We need the difficult reforms of governance, performance management and English instruction. अब जैसे यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए गए ऑथर्स के द्वारा कि देखो प्राइमरी एजुकेशन जो होता है ना, तो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारे स्टेट ने क्या कर दिया है, इंग्लिश को तो पूरी तरीके से बैन कर दिया है कि नहीं, हम तो उनको क्या करेंगे, लोकल डायलेक्ट में ही अपना जो लोकल लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, उसमें ही हम सिखाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, उनके फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। आप सिखाओ वो बहुत अच्छी है, बट इंग्लिश भी ज़रूरी है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन में जो इंग्लिश है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। इसका जो अभी आउटकम हुआ वो ये हुआ कि सबसे ज़्यादा कम, जो अगर बात करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की प्रपोर्शन जो है स्टेट में, लोवेस्ट रैंकिंग में आता है, 5.3% ही वहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ है 5.3%, तो ये है। और पुअर स्पेशली जो दलित होते हैं वो क्या है, वो मतलब जो गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड रीजनल लैंग्वेज होती है तो वो एक तरीके से उसको भी मतलब प्रॉपर तरीके से अपनी जो स्टडी है वो चालू नहीं कर पाते। और भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि इंग्लिश इज़ द मिल्क ऑफ द लायनेस एंड ही हु ड्रिंक्स इट कैन नॉट रोअर, ठीक है, इट कैन रोअर, येट ओनली 26% ऑफ आवर किड्स स्टडी इन इंग्लिश। और 2020 में जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने इंग्लिश को मीडियम बनाया था इंस्ट्रक्शन का फॉर क्लासेस 1 to 4, और तेलुगु और उर्दू को कंपलसरी सेकंड लैंग्वेज बनाया था। मतलब लोग क्या समझते हैं, अगर कोई बोल रहा है कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या है बाकी की जो लैंग्वेज है उनको साइडलाइन कर देना है, लेकिन ये है कि आपको बराबर उसको वैल्यू देनी होगी आज के ज़माने को, आज के टाइम को कंसीडर करते हुए। इसी तरीके से अगर कोई बोल रहा है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा इनरोलमेंट कराना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइवेट का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, है ना। तो इंडिया 100% प्लस स्कूल्स इनरोलमेंट मास चैलेंजेस, ह्यूज ड्रॉप आउट रेशियो देखने को मिल रहा है, पुअर लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम की हम बात करें तो केवल 50% ही ऐसे बच्चे हैं ऑफ ग्रेड 5 चिल्ड्रन बीइंग एबल टू रीड, जो ग्रेड 2 के टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं ना। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं एंड 4 लाख हैव लेस देन 50 स्टूडेंट, जहाँ पे क्या है 50 से भी कम स्टूडेंट है। एंड 70% ऑफ स्कूल इनमें से राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड राज्य में है। एंड चाइना हैज सिमिलरली टोल्ड टोटल स्टूडेंट नंबर विथ 30% ऑफ आवर स्कूल नंबर्स। तो रिफॉर्म बहुत अर्जेंटली होने चाहिए। न्यू वर्ड ऑफ वर्क रिडिफाइंस एम्प्लॉयबिलिटी टू इंक्लूड द 3 आवर्स। तो 3 आवर्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। 4th आवर में रिलेशनशिप आ गया है, और जो 3 महीने 3 साल में नहीं बिल्ड होगी, जो 12 साल में पूरा बिल्ड होगी। और इंडिया को क्या चाहिए, मतलब ये जो ट्रांजिशन है इज़ नॉट हैपनिंग टू फैक्ट्रीज बट टू सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज, है ना। तो हमें ये 4 आवर कॉम्पिटेंसी जो है और इंग्लिश अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर की जो जॉब होंगी ना तो इसमें आपको डायनेमिक लर्निंग की आवश्यकता है ना। क्योंकि क्या हो रही है, मशीन्स के द्वारा जितने भी बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो एक्वायर कर ली जाएंगी। एंड Howard's Paul Revile suggests COVID accelerate the overdue move by school from the factory model. Same lesson for the same time, ठीक है। It's a to a medical model, differential assistant to differential duration. अब यहाँ पे बात की जा रही है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं स्कूल्स में। तो क्वालिफिकेशन, सैलरी और जो साइज़ है, ठीक है, वो सर्व शिक्षा अभियान की स्पेंडिंग की है 5 लाख रुपीज़ करोड़ की। नीड सप्लीमेंटिंग विद डिफिकल्ट रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो जो टीचर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए, मेनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे और टीचर की अटेंडेंस पे एवोल्यूशन उनका करना चाहिए, स्कोर्स का, स्किल्स का, कॉम्पिटेंस का, क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो स्कोर्स हैं वो कंटिन्यूअसली, जो एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम है वहाँ पे भी असेसमेंट होना चाहिए बच्चों का भी। एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट को
एक असेसमेंट करना चाहिए कि क्लासरूम में मतलब ऑब्जर्वेशन का, लर्निंग की, मतलब देखो बहुत सारे तो क्लासरूम में क्या होता है, रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बहुत जगह पे बस एक लाइन से उठा देते हैं कि चलो भाई यहाँ से चैप्टर 2 हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, तो एक बच्चा पढ़ेगा, यहाँ से शुरू करेगा, पहला पैराग्राफ वो पढ़ देगा, बस वो एक क्या है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है, फिर टीचर उन लाइंस का कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, और बस वो एक तरीके से वो चैप्टर वहीं समाप्त हो जाता है ना। तो ये भी देखना चाहिए, ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उस क्लासरूम में क्या लर्निंग है, क्या उसका आउटकम निकल रहा है। टीचर ऑफ्टन हैपन्स विदाउट लर्निंग, टीचिंग ऑफ्टन हैपन्स विदाउट लर्निंग, फिजिकल सेटअप, इंस्ट्रक्शनल डिफरेंशिएशन फॉर प्रोसेस प्रोडक्ट एंड लर्निंग स्टाइल, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग, ठीक है, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो आप रिस्पॉन्ड करो उसे और क्लैरिटी दो अपने जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उनको। गवर्नेंस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज टू लर्निंग आउटकम, लर्निंग डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिवनेस, टीचर मैनेजमेंट, ठीक है, तो इस तरीके से ये कम्युनिटी रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी, फेयर डिसीजन मेकिंग, फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। और बाकी ये है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बाइलिंगुअलिज्म है ना, इंग्लिश इंस्ट्रक्शन इज़ अबाउट बाइलिंगुअलिज्म, हायर एजुकेशन पाथवेज इन एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दो एक इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, हिंदी और उर्दू पोएट, हरिवंश राय बच्चन और फिराक गोरखपुरी, और इन्होंने मतलब ये बोला था कि बिकॉज इन अ कंट्री वेयर कोस कोस में पानी बदले चार कोस में वानी, कि हर जगह हम जब भी जाते हैं तो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज भी बदलती जाती है ना, थोड़ी सी ही दूरी पे आप जाओगे, या तो फिर अगर जैसे पहाड़ी लैंग्वेज है तो पहाड़ी लैंग्वेज पौड़ी में अलग बोली जाएगी, ठीक है, टेहरी में बिल्कुल अलग बोली जाएगी, चमोली में अलग बोली जाएगी, ठीक है, तो ये है। उसी तरीके से आप थोड़ा सा दूर कुमाऊँ रीजन में जाओगे तो कुमाऊनी, तो ये बोली वाणी जो है बदलती जाती है। और इंग्लिश जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वोकेशनल स्किल है, और जो 50% एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स है ना, तो 50% तो वो कहाँ से आ रहा है, हायर फॉर किड्स विद इंग्लिश फैमिलिटी, तो वो 50% जो जिनको मतलब इंग्लिश से फैमिलिटी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो फ्यूचर है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इट्स अ रियलिटी ऑल्सो। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो है लिस्ट, जैसे 3 लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 1 सेंटर, लिस्ट 2 स्टेट, ठीक है, एंड लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसको रिविजिट करना होगा, बिकॉज इट टेंड्स टू कंसंट्रेट डिसीजन दैट शुड बी मेड लोकली इन दिल्ली और स्टेट कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट ब्लॉक लेवल पे करना चाहिए, ताकि क्या होगा, जो टीचर की एब्सेंटिज्म है उसको भी मिनिमाइज़ कर पाएँ, और ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये है, मतलब बहुत सारी कंट्री अपने जगह पे मतलब फोकस कर रही हैं, जैसे चाइनीज़ की जो फैमिली है वो गो काओ की कोचिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं। एक ये नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम होता है चाइना में, और इंडिया में जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही क्या हो गया, ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो गया है। और अभी जो है, अभी एक रिसेंटली जो एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी सजेस्ट किया गया था कि 25% हरियाणा के प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट थे वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं इस साल ड्यू टू पेरेंटल फाइनेंशियल चैलेंजेस, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चिल्ड्रन हैव ओनली वन चांस टू ग्रो अप, तो इसको माइंड में रखते हुए हमको ये पॉलिसी फ्रेम करने चाहिए। देन यहाँ पे जो आर्टिकल है अनईज ऑफ बिजनेसेस, तो ये बोल रहे हैं कि जो क्रेन एनर्जी का जो केस है, तो गवर्नमेंट को जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड नॉट डूइंग सो सेंड्स रॉन्ग मैसेज टू इन्वेस्टर कम्युनिटी, क्योंकि जो इंडिया की इमेज है उसको बहुत एक तरीके से डेंट उस पर लगेगा, है ना। हमारी जो इंटरनेशनल कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे और इमेज हमारी ख़राब होगी, तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बोला जा रहा है। क्रेन एनर्जी ने आपको पता है कि उस टाइम पे ये बोला था कि यूके और जो इंडिया के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऐसे आप नहीं ला सकते, है ना। तो केस फाइल उन्होंने कर दिया था, जिसमें जो अवार्ड था मतलब जो फेवर में किसके आया था, क्रेन एनर्जी के। और फिर हमको मतलब एयर इंडिया के जो एसेट हैं उनको भी मतलब एयर इंडिया को सू किया था। और इसमें ये था कि बहुत सारी जो एसेट एयर इंडिया की, जैसे अब यूके में एसेट है,
है ना, यूएसए में है, सिंगापुर में उनके ऑफिसेज हैं। तो यहाँ की जितने भी कंट्री के मतलब जो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से बात करके फिर ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो एयर इंडिया की एसेट है उसको फ्रीज करा रहे हैं। इसी तरीके से अभी क्रेन एनर्जी ने सिक्योर्ड कर लिया है एक ऑर्डर फ्रेंच कोर्ट से, है ना, तो वहाँ के कोर्ट से इनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडियन गवर्नमेंट की वो सीज़ हो जाती हैं। तो पेरिस में भी सीज़ हो गई इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द आर्बिट्रेशन अवार्ड इट वॉन इन द टैक्स डिस्प्यूट केस। ठीक है, तो ये है साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क अगेंस्ट एयर इंडिया, यहाँ पे भी वो चले गए, सीकिंग टू क्लासीफाई द एयरलाइन एज द लेटर ईगो अल्टर ईगो इन द इंडियन स्टेट होल्डिंग इट जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर इंडियाज डेब्ट इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो ये है कि हम मतलब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर ले, ये बोल रहे हैं आतर। एंड इंडिया की यूके bilateral treaty and had awarded Crane 1.2 billion in compensation. Rather than accept the order, the Indian government has filed an application to set aside the arbitration award, है ना। तो हेग कोर्ट में हमने एक एप्लीकेशन ही जो फाइल कर दी, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये बोल रहे हैं कि हमारे जो मतलब इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी है, तो इसको एक रॉन्ग मैसेज जाएगा, और गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि आप इसको ठीक से एड्रेस नहीं कर रहे हो इस इशू को। ठीक है, देन अफगान नॉट फॉर इंडिया फास्ट डेवलपिंग ग्राउंड सिचुएशन इन फेवर ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान होल्ड्स नो ग्लैड टाइडिंग्स और गुड ऑप्शन। तो अभी ये है कि जो बाइडेन जो है वो एलाबरेट कर रहे हैं कि अमेरिका और नाटो के ट्रूप ने मतलब जो अफगानिस्तान से जो विड्रॉल कर लिया है कैन नॉट हाइड द डिसमल रियलिटी। और ये बोल रहे हैं कि ये बाइडेन का वॉर नहीं था, इससे पहले जो उनके प्रेडिसर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ये सब स्टार्ट किया प्रोसीजर। और तालिबान जो है अभी यहाँ पे अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने के सोच रहे हैं, और वो अलकायदा के लगातार कांटेक्ट में भी हैं एज डॉक्यूमेंटेड बाय अ यूएन रिपोर्ट अर्लियर दिस ईयर। तो यूएसए लिव्स बिहाइंड इन अफ़गानिस्तान, मतलब बहुत एक तरीके से 30 साल से वो उन्होंने एक इंस्टेबिलिटी और बिल्कुल हाइटेंड रिस्क पे पूरे रीजन को छोड़ दिया है। एंड अभी जो नेशनल बिल्डिंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, है ना, एंड दैट इज़ ऑफ फॉर अफगान टू सॉर्ट आउट दिस देयर प्रॉब्लम्स। तो मतलब ये था कि अब केवल अफगानिस्तान जो अफगान के लोग हैं, अफगान गवर्नमेंट है, वो ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन द मिलियंस ऑफ डॉलर पोर्ड इनटू द कंट्रीज पीरियोडिक इलेक्शन। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हमने काफ़ी टाइम से हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम उनका लास्ट 2 डिकेड से हम क्या है, यूएस के मतलब अंडर द यूएस अम्ब्रेला वी आर द इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ अफगानिस्तान। तो अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं तालिबान से डील करने में, लार्जली अब प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान ही इसको हम कहेंगे, पोटेंशियली पावरफुल फोर्स इन द नेबरहुड। ठीक है, और जैसे हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद आर वेटिंग इन द विंग्स। तो अभी ये सब चीज़ें हैं, और पाकिस्तानी आर्मी को हमने क्वाइट क्लियर मतलब बता दिया है कि अबाउट वांटिंग टू सी द बैक ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और ये सारी जो रिपोर्ट्स बोली जा रही है कि हमने अपने कॉन्सुलेट वहाँ पे बंद कर दिए हैं, तो एम्बेसीज़ वगैरह ऐसी कुछ भी खबरें सही नहीं हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी डिनाई किया है मीडिया रिपोर्ट्स कि अब जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी टॉक जो हुई थी तालिबान के साथ हुई थी, हमारी ऐसी कोई बातचीत तालिबान के साथ नहीं हुई। और मिस्टर एस जयशंकर ट्रिप टू मॉस्को वेयर तेहरान होल्ड्स नो प्रॉमिस ऑफ पॉजिटिव आउटकम। तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे, इंक्लूडिंग अ पॉसिबल फॉल आउट इन कश्मीर, हैव नो रेडी सोल्यूशंस। तो ये देखना होगा कि आगे क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पे इविल इन आवर नेम, तो यूएपीए के बारे में आर्टिकल है ना। और जो स्टैन स्वामी की डेथ हुई थी, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब स्वामी का जब अरेस्ट हुआ था तो महाराष्ट्र प्रिजन उस टाइम पे ओवर क्राउडेड था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीकंजेशन भी था। स्वामी ने एक मतलब प्ली फाइल की इनके लॉयर ने कि स्ट्रॉ टू ड्रिंक वाटर, और एनआईए गॉट 20 days टू फाइल अ रिप्लाई। इसके बाद बेल भी फाइल की थी। देन ट्रायल कोर्ट ने 4 month ले लिए टू हेयर आर्ग्यूमेंट्स, एंड उसके बाद फिर 4 महीने के बाद रिजेक्ट कर दी बेल। और ये मतलब ऐसे थे कि ये अपना जो खुद का जो वकालतनामा था वो खुद भी साइन नहीं कर सकते थे, तो ऐसे पर्सन को बेल नहीं मिल पाई। और पार्किंसन डिजीज़ इनको था, है ना। तो ये है कि एविडेंस भी मतलब आप ठीक तरीके से प्रूव नहीं कर पाए कि ये सच में उस केस में इन्वॉल्व थे या नहीं। देन 35% ऑफ टाइगर रेंजेस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यूएनईपी की रिपोर्ट ये है।
ठीक है, UNEP की रिपोर्ट का नाम क्या है? अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, एग्जामिन इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये बोला है कि जो मैरिन और टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज है वो 9.67 ही कवर करता है ग्लोबली, 9.67%। और जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं वो किस में डिपेंड करती हैं? ह्यूमन डोमिनेटेड स्पेसेस पे अपने सर्वाइवर के लिए। शेयर्ड लैंड स्केप्स होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए, सच एज लार्ज प्रेडेटर्स एंड हर्बिवोरस। और इंडिया की बात करें, इंडिया अपार्ट फ्रॉम इंडियाज टाइगर्स 40% अगर अफ्रीकन लायन रेंज एंड 70% ऑफ द अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट रेंज फॉल आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। और जो पीपल और वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट के बीच में। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, तो उनका डेटा की बात करें तो 500 एलिफेंट जो थी उनकी जान गई थी 2014 में, एंड 2015, 2018, 2019 में। तो ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। और इसी सेम टाइम में 2361 जो है लोगों की जान गई थी, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, देन जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो क्या है, एवरेज 68% से फॉल आउट उसका हुआ है 1970s से। एंड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रैक्टिस लीडर WWF इंटरनेशनल का ये कहना है। और इंडिया जो है चैलेंज फेस कर रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, विच इज़ ड्रिवन बाय डेवलपमेंट प्रेशर्स एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अभी लैंड की इतनी ज़्यादा डिमांड है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है, तो इससे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का। और ये जो जितने भी प्रेशर है ये इंटेंसिफाई कर रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड वाइल्ड लाइफ, बिकॉज दे ऑफ्टन शेयर लिविंग स्पेस विदाउट अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। तो ये मेन बोला जा रहा है। और वाइल्ड लाइफ बॉर्न इन्फेक्शन जो है ये भी इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटब्रेक्स और पैंडमिक। ठीक है, तो अगर ये जानवरों में भी हो गई, जानवरों से पहले मनुष्य में, फिर मनुष्य से जानवरों में, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड ये हो जाता है। वाई कप्पा इज़ लेस ऑफ अ कंसर्न देन डेल्टा। ठीक है, तो कप्पा जो है वायरस ये यूपी में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी ये आया है, न्यू है, इससे पहले ये यूपी में मतलब काफ़ी महीनों से ये है, कुछ सैम्पल्स इसके पाए गए थे। अब इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मल नेम होते हैं, लेकिन ये यूज़र की ताकि पब्लिक डिस्कशन में इजी रेफरेंस के लिए ये कप्पा नाम दिया गया है। लेकिन इसका नाम क्या है, B.1.617.1 वॉज नेम्ड कप्पा। और जो B.617.2 है वो क्या है, डेल्टा। और कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, बिकॉज इट वॉज नॉट अ वाइड स्प्रेड। द वेरिएंट दैट इमर्ज इन द UK B.1.1.7, इसको अल्फ़ा कहा गया है। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में पहली बार रिपोर्ट किया गया उसको बेटा, और ब्राज़ील वेरिएंट जो था उसको गामा कहा गया है। ठीक है, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड कप्पा के बारे में आपको पता चल गया है और पब्लिक डिस्कशन के लिए किए जाते हैं। तो ये है कि लेस ऑफ कंसर्न है ये, नो कॉज ऑफ कंसर्न मेनली, कुछ कुछ केसेस जो हैं, और नई थ्रेट नहीं है, इससे पहले भी सैंपल जो हैं कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, USA एड्स 14 चाइनीज़ फर्म्स टू इकोनॉमिक ब्लैक लिस्ट ओवर Xinjiang। ठीक है, तो यहाँ पे Xinjiang जो इनका प्रोविंस है, तो यहाँ पे 14 चाइनीज़ कंपनीज़ को और इनकी जो दूसरी एंटिटीज़ हैं उनको इकोनॉमिक ब्लैक लिस्ट USA ने कर दिया है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड हाई टेक सर्विलेंस इन Xinjiang। ठीक है, तो यहाँ पे कज़ाक्स हैं, उइगुर्स हैं, एंड दूसरे मेंबर्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स के इन Xinjiang एंड उइगुर ऑटोनमस रीजन। तो ये किया गया है। अब यहाँ पे जो कल का न्यूज़पेपर था, एक बार ब्रीफली उसको देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे था। 280 क्लाइंबर्स, 2 मेडिक्स, फ्यू रिसोर्सेज, हाउ ITBP डॉक्टर स्केल्ड कोविड एट एवरेस्ट। बाकी आपने आई होप कि पढ़ा होगा। ठीक है, क्या क्या न्यूज़ थी, और कुछ देख लेते हैं जो था इम्पोर्टेंट। इंडिया टू OIC डोंट लेट वेस्टेड इंटरेस्ट सबवर्ट प्लेटफॉर्म। एंड केरला में जो जीका की केस है वो कंफर्म किए गए हैं, जीका वायरस। ठीक है, जीका वायरस के बारे में एक बार ज़रूर देखना क्या है एग्जैक्टली और कहाँ पे सबसे पहले ये आया था। फायर एंड फायर वॉल, तो ये कैबिनेट ने जो रिवाइव किया है, ये बोल रहे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट है, क्योंकि देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो 50 ईयर से
मतलब कम एज के हैं, जो न्यू रिशफल हुआ है जो कैबिनेट का। तो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं किसमें, जो यंग मिनिस्ट्री है उसमें, क्योंकि एवरेज एज बीइंग 58 ईयर्स एंड मोदी इज़ नोन टू फेवर ब्यूरोक्रेट्स। तो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो ओल्ड स्कूल प्रोफेशनल पॉलिटिशियन से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि जो आईएएस फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अश्विनी वैष्णव है ना, इनको क्या दिया गया, रेलवे एंड आईटी। एंड देर आर एक्सपीरियंस हैंड्स इन ज्योतिराव सिंधिया एंड सर्बानंद सोनोवाल। तो इनको काफ़ी मेजर पोर्टफोलियो दे रखे हैं मिनिस्ट्री के। और 27 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं आउट ऑफ 77 इन मोदी मिनिस्ट्री। मोदी इज़ द फर्स्ट ओबीसी टू सिट ऑन द प्राइम मिनिस्टर चेयर, है ना। तो ये भी है कि अब जो वो मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि ओबीसी का कार्ड और ज़्यादा ओपनली प्ले कर सकते हैं। पीएम हैज सिग्नल दैट ही वांट्स अ पर्पसफुल गवर्नमेंट, दैट देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये था द बिग रिसेट में प्राइम मिनिस्टर स्टाइक विद स्वीपिंग मिनिस्ट्रियल मेकओवर फ्रॉम हेल्थ टू इकोनॉमी, टास्क इज कट आउट। तो ये भी आर्टिकल कैबिनेट रिशफल से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में बात की गई है। अभी किसको बनाया है हेल्थ मिनिस्टर, वो आप बता सकते हो, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाया है, और आप मतलब अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। मिस्टर मंदाविया टास्क, न्यू हेल्थ मिनिस्टर विल हैव टू इंश्योर द कंट्री मीट्स वैक्सीनेशन टारगेट। तो ये भी पता ही चल गया कि किसको बनाया है। और इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी इनको पहले एक्सपीरियंस नहीं है। जो मंदाविया है इनको क्या है, हेल्थ सेक्टर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब ये मिनिस्टर रहे थे स्टेट फर्टिलाइज़र और केमिकल्स के, तो इन्होंने जो फार्मा कंपनीज़ का या फिर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका वर्क बिल्कुल क्लोजली वॉच किया था। एज अ हेल्थ मिनिस्टर ही कैन ब्रिंग मोर इनसाइट, है ना। तो निगोसिएशन जो प्रोसेस है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक के साथ, तो ये उनसे काफ़ी निगोशिएट भी कर सकते हैं और रैंप अप कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, अपना जो प्रोडक्शन है उसको, इन प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव दैट एंटर्ड अ न्यू फेज 2 वीक्स अगो, है ना। तो ये है लेफ्ट चेक इन बैलेंस। तो ये सिविल सोसाइटी की यहाँ पे क्या भूमिका है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। टू नॉट सी स्ट्रेंथिंग ऑफ इज इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ वर्क इज कलेक्टिव फेलियर। तो ये है कि अगर बात करें इंडियन सिविल सोसाइटी की, तो इसमें काफ़ी सारे एक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे ग्रास रूट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लास्ट माइल या फिर जो तक कनेक्ट होते हैं, है ना, जो बिल्कुल आखिरी लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज ये देते हैं। थिंक टैंक होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट चर्न आउट न्यू पॉलिसीज, आइडिया, जनरेट एविडेंस। और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो क्या करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट देते हैं। लार्ज इम्पैक्ट ऑफ फंड्स, फिलैंथ्रोपिस्ट हु डिसाइड हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन गेट फंडेड। तो ये है बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के एक्टर हैं फोकस कर रहे हैं कि वो इंगेज करें जितने भी जो नैरो पॉलिसी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया इज गवर्नड बाय द इग्नोरिंग द पॉलिटिक्स अराउंड पॉलिसी एंड फोकसिंग डिसप्रपोर्शनलिटी ऑन टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन, सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो मिस द वुड फॉर द ट्रीज। तो इसी से रिलेटेड ये पूरे बात की गई है। बाकी आर्टिकल दिलीप कुमार की अभी रिसेंटली डेथ हुई तो उससे रिलेटेड है। एल्सा भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, तो उसके बारे में आप देखना कहाँ पे ये आया है। कोऑपरेशन मिनिस्ट्री क्यों, द न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है हेडेड बाय अमित शाह, जो हमारे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो वही हेड इसे करेंगे कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को। और ऐसा नहीं कि अभी अचानक से ये मिनिस्ट्री बन गई, काफ़ी टाइम से इसके लिए बातचीत हो रही थी। और अब ये इसके द्वारा किए जाएंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो वो क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं तो इनको आप एक बार देख सकते हो। कि अगर बात करें इंडिया में डेयरी सेक्टर की, है ना, तो डेयरी सोसाइटी यहाँ पे 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज़ हैं। 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल हैं, ऑपरेशंस हैं। और 2019 से 20 में डेयरी कोऑपरेटिव्स हैड प्रोक्यूर्ड 4.80 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम 1.7 करोड़ मेंबर्स, एंड जो बेचे थे 3.7 करोड़ लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क में बेचे थे पर डे, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट थी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 2019 टू 20। और शुगर मिल जो है कोऑपरेटिव में ये अकाउंट करती है 35% ऑफ द शुगर प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो आप एक बार पूरा और इन डिटेल्ड एनालिसिस इसका देख सकते हो, डेप्थ एनालिसिस कि क्या क्या है इसमें।
कोऑपरेटिव जो ये सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मेनली एक ऑटोनमस एसोसिएशन होता है कुछ ऐसे लोगों का जिनके कुछ कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स और कॉमन गोल्स रहते हैं, एस्पिरेशन रहते हैं, और डेमोक्रेटिकली जॉइंटली ओन्ड, कंट्रोल, और नीड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज बैलेंस्ड बाय द नीड्स ऑफ द मेंबर एंड द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का 97th अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, जिसमें ये पार्ट ऐड किया गया। और कोऑपरेटिव्स वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन 19 का 1C में, ठीक है, अंडर जो पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कोऑपरेटिव वर्ड को ऐड किया गया था, यूनियन एंड एसोसिएशन, ठीक है, के इसके बाद। और अगर हम डीपीएसपी की बात करें, जो हमारे पार्ट 4 में है, तो इसमें आर्टिकल 43B डील करता है किससे? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B। ये आपका हो गया स्टैटिक पार्ट। हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कंपटीशन देखो एक तरीके से क्या हो, लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, और कोई भी किसी को कॉम्पीट करने से ना रोके, है ना। तो इसके लिए CIC है, और CIC क्या है? जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना। स्टैटूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 का इन्फोर्स किया गया था। और एडवर्स इफेक्ट जिससे कंपटीशन में ना पड़े, इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना है, कंपटीशन मार्केट में सस्टेन रहे, प्रमोट हो, है ना, इसको प्रमोट करना है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो मेन ये एरियाज थे। और कंपटीशन एक्ट 2002 में लाया गया था, अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2007। और ये सारी बातें इसमें ये है, ठीक है। संता नाम कमेटी के बारे में आप ध्यान में रखना, संता नाम कमेटी को। सो अभी काफ़ी सारी न्यूज़ है, बट ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। ये कुछ PIB और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।